नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है प्रशांत पांडे और हम दोनों मिलकर अगले एक घंटे आपके सभी स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। शेयर बाजार में आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, घाटे से बचाना, मुनाफा बढ़ाना, ये मकसद है हमारे इस शो का जो हम लेकर आते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। आप कैसे भाग ले सकते हैं इस शो में आपको बता देते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे, ये SMS भी आप इस पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9167329108 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें भेज देने हैं। और उसके बाद फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर यानी X, वहां पर भी हम लाइव हैं। अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल अपने सवाल कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। डालने का तरीका बता देती हूं। स्टॉक खरीदा जो है आपने, उसका नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पर आपने लिया है वो डिटेल्स दे दीजिएगा, और बाद में उसमें कितना समय आप देना चाहते हैं, कितना रुकना चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो जानकारी आप हमें दे दीजिएगा। और लाइव हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपके स्टॉक पर, आपकी खरीदारी पर आपको सलाह देंगे। मेहमान के तौर पर आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरा एसेट शेर खान के विनोद मोदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग विनोद, योर स्टॉक में आपके पास आएंगे बाजार के चाल के सवाल के साथ और दर्शकों के सवाल के साथ भी। लेकिन चलिए, बाजार का एक चेक यहां पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से एक्सपायरी का एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत वॉलेटिलिटी वीकली एक्सपायरी के दिन हम बाजार में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिलहाल अगर हम देखें तो 24,754 के आसपास के लेवल्स, काफ़ी सपाट निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स भी बहुत सपाट है, 81,357 81,357 के लेवल्स यहाँ पर हैं। बैंक निफ्टी आप देखिए 123 अंक नीचे फिलहाल 55,293 के लेवल्स यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर इंडेसेस यानी अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, वो भी कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में निफ्टी स्मॉल कैप 100 में हल्की फुल्की खरीदारी हमें दिखाई दे रही है, बट कोई मेजर मूवमेंट नहीं है। एडवांस डिक्लाइन से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की ब्रेथ किस ओर ज्यादा झुक रही है। इस घंटे भी अगर हम देखें डिक्लाइन ज्यादा है, 1321 डिक्लाइंस है, 1255 यहां पर हमें फिलहाल एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी है थोड़ा सा सेक्टोरियली भी यहां पर एक बार चाल को देख लेना, और जिस तरह से आईटी को एक रिलीफ मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, आधे % हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ऊपर है। तमाम काउंटर्स भी अगर हम आपके स्क्रीन पर लेकर आए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबर का असर जो पूरे पैक पे पड़ा है, LTI माइंडट्री हो, परसिस्टेंट हो, इन्फोसिस हो, करीब 2% ये ऊपर है। लार्ज मिड कैप आईटीज में अच्छी खासी तेजी हम फिलहाल आती हुई देख रहे हैं। इंडेक्स भी लगभग आधा % ऊपर है। ऑटो आप देखिए पिछले कुछ दिनों की तेजी पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लगता हुआ, लेकिन फिर भी 1/4% का मोमेंटम यहां पर बरकरार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स आप देखिए, ओवरऑल बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि आज काफी वॉलेटिलिटी है, और PSU बैंक भी आप देख सकते हैं पूरा इंडेक्स लगभग आधा % यहां पर टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। FMCG 1/4% यहां पर इंडेक्स टूटा हुआ। मेटल्स आज काफी एक्शन में है, और क्लियरली जिस तरह से खरीदारी हो रही है और कुछ अच्छे नतीजों का भी इम्पैक्ट है पूरे पैक पे, जहां पर हम देख रहे हैं कि असर पड़ रहा है। हिंदुस्तान जिंक की हम बात करें, जिंदल स्टील्स की बात करें तो यहाँ पर मजबूती है इन काउंटर्स में। लगभग JSW स्टील 2% के फिलहाल ऊपर दिखाई दे रहा है। पूरा पैक यहाँ पे काफी जोश में है, लेकिन रियलिटी काफी सपाट, यहाँ पे लाल निशान में कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल उतार चढ़ाव आज के सत्र में बहुत ज्यादा है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत बाजार में हमें देखने को मिलेगा आज के सत्र में। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार के लिहाज से, वो आपको बताएंगे। एक बार आपकी स्क्रीन पर झटपट इस घंटे के गेनर्स और लूजर्स भी हम फ्लैश कर देते हैं, जहां पर लूजर्स में टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंस, BEL में लगभग 0.1% की कमजोरी दिखाई दे रही है। गेनर्स की सूची आपके स्क्रीन पर आई है। टर्नल 1.5% ऊपर, JSW स्टील, इंडसइंड, ट्रेंट, इन्फोसिस 1% के पार की तेजी यहां दिखाई दे रही है। सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, विप्रो, टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं लगभग आधे से 0.1% तक की तेजी पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लूजर्स में आप देखिए बैंकिंग में SBI और कोटक बैंक यहाँ पे फिलहाल आधे % अपनी बढ़त गंवाते हुए। HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं लगभग आधे से 0.1% की कमजोरी है। टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंस, BEL में लगभग 0.1% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस घंटे ये माहौल है बाजार का, लेकिन विनोद मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और देखिए बाजार की चाल में उतार चढ़ाव है। अब ऐसे में सपोर्ट
लेवल्स जानना आपसे ज़रूरी होगा। इंडिया विक्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पर करीब 6% के आसपास टूट चुका है। बताइए उतार चढ़ाव यहाँ पर किस लेवल्स को तोड़ेगा, सपोर्ट के लिहाज से कहाँ पर बेस बन रहा है? गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग प्रशांत। डेफिनेटली आई मीन देखिए मार्केट में एक चीज काफी क्लियर है कि ऊपर के लेवल पे मार्केट टिक नहीं पा रहा है। 24,900 25,000 वहां पे सेलिंग आ जाती है। इसका मुझे लगता है क्लियर रीजन एक ही है कि कहीं ना कहीं 25,000 का ऊपर में थोड़ा सा जो होता है, जो प्रीमियम जो निफ्टी का जो लगभग 15% के ऊपर चला जाता है हिस्टोरिकल एवरेज का, तो वो कंसर्न जो एफ का मुझे लगता है वो अभी है, जिसके वजह से ऊपर में मुझे ऊपर पे सेलिंग का प्रेशर आ जाता है। बट मुझे लगता है हैविंग सेड ऑल दिस, जिस हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स गया है अभी, ऑफ कोर्स ये एंड होने वाला है, मुझे लगता है ये आफ्टर 4 से 5 क्वार्टर के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ जहां पे हम लोग कॉर्पोरेट अर्निंग्स में निफ्टी के लेवल पे ईपीएस में हमने अर्निंग्स कट नहीं देखने को मिलेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं ये है कि ये बॉटम आउट हो गया है। FY26 का अर्निंग्स ग्रोथ काफी बेहतर है, डबल डिजिट ग्रोथ पे 14 से 15% दिख रहा है। FY27 काफी अच्छा लग रहा है डबल डिजिट में। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में स्ट्रीट विल डेफिनेटली स्टार्ट फैक्टरिंग FY26 का अर्निंग, और FY27 का अर्निंग्स पे मैं देखूं तो मार्केट रीजनेबल भाव पे ट्रेड कर रहा है। और यही सब चीजों को रखते हुए मुझे लगता है मेरा अभी भी डायरेक्शनली मैं मार्केट में बहुत पॉजिटिव हूँ। मार्केट हर नीचे पे मुझे लगता है बाय करना चाहिए, और मैं सरप्राइज नहीं हूँ मार्केट अगर नया हाई बनाता है आने वाले दिनों में तो ये है राय इस वक्त आपको बाजार पर मिलती हुई। चलिए फटाफट से पहले कॉलर को अपने साथ जुड़ते हैं। शानू हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से हैं। शानू, जम्मू कश्मीर में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग सर, मैं जम्मू से ही बात कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा बताइए अभी मौसम कैसा है वहाँ पे? सर वेदर काफी गर्म हो चुका है, यहाँ पर भी अराउंड 40 डिग्री के आसपास में डे टाइम में टेम्परेचर आ जाता है। ओ, बाकी चलिए अब तो जो है धीरे धीरे और स्थितियां ठीक हो रही होंगी। आप लोग के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा पिछला दौर। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपके लिए? थैंक यू सो मच सर। पहले तो ईटी नाउ ने मेरे को पहले भी मेरे कॉल्स आप लोगों ने एंटरटेन किए, और जिसकी वजह से मुझे काफी अच्छी आपसे सलाह मिली, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं काफी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बैलेंस भी कर पाया, एंड आई कुड बुक सर्टेन प्रॉफिट्स ऑल्सो। क्या बात है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और ये हौसला अफजाई बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि अपने शोज़ के ज़रिए हम आम निवेशकों को मजबूत करें, उनके लिए फ़ायदे की बात करें। आज बताइए, आज आपको किस स्टॉक पे राय चाहिए? सर मेरे पास ही मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब आई एम इन प्रॉफिट। आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं इनको होल्ड करूँ या अपना एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करूँ। पहला है कॉनकॉर्ड बायोटेक, बाइंग प्राइस है 1480, क्वांटिटी है मेरे पास 75, और होराइजन मेरा सभी शेयर्स में 3 to 6 मंथ्स का है। सेकंड है इंजीनियर्स इंडिया, जिसका बाइंग प्राइस है 175 और 500 क्वांटिटी है मेरे पास। और तीसरा है जाइडस लाइफ, जिसकी बाइंग प्राइस है 861 और इसकी मेरे पास में 90 क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए कॉनकॉर्ड बायोटेक तो हमारे लिस्ट में नहीं है, लेकिन जाइडस लाइफ और इंजीनियर्स इंडिया पे राय दे सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया का एक बार बाइंग प्राइस फिर से बता देंगे शानू? इंजीनियर्स इंडिया का एक बार बाइंग प्राइस बताएं सर। 175 रुपए 15 पैसे। ठीक है, ठीक है। चलिए तो फायदे में है अपने तमाम स्टॉक में। विनोद बताएं, जाइडस लाइफ 861 861 रुपए की इनकी खरीदारी है, और इंजीनियर्स इंडिया इन्होंने 175 रुपए के आसपास खरीदा हुआ है। और इन स्टॉक्स में इनका जो नजरिया है वो 3 से 6 महीने का है। बताइए क्या राय बन रही है? जाइडस लाइफ आई थिंक मैं सानू जी को मेरा सलाह रहेगा, जाइडस लाइफ में प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। इसमें रीजन ये है कि जो कंपनी का अभी जो रिसेंट जो अर्निंग्स आया था, उसको कंपनी का कॉल हुआ था, उसमें कंपनी ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है डेफिनेटली डबल डिजिट में ग्रो करेगा, बट उनको मार्जिन प्रेशर रहेगा, क्योंकि उनके जो की प्रोडक्ट है रेवलीमिड, उस पे प्राइसिंग प्रेशर काफी ज्यादा दिखने को मिलेगा FY26 में, जिसके वजह से लगभग 3 से 3.5% मार्जिन इरोजन हो सकता है, और आपका प्रॉफिट ग्रोथ लगभग फ्लैट टू थोड़ा निगेटिव होगा। तो इसके वजह से मुझे लगता है स्टॉक ये अंडर परफॉर्म करेगा। आपका प्रॉफिट बन रहा है तो डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए। आपका जो दूसरा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया, मुझे लगता है वो होल्ड करके रखे, क्योंकि उनके जो दोनों डिवीजन है, चाहे ईपीसी या कंसल्टेंसी का जो डिवीजन है, दोनों में अच्छा खासा अट्रैक्शन दिखने को मिल रहा है। और क्योंकि कैपेक्स रिकवरी साइकिल पे अभी हम लोग बने हुए हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बेटर ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स और ऑर्डर ग्रोथ। मुझे लगता है वो होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं और
अमित का हम सवाल लेंगे। अमित फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी जी मैडम, हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? हम पटना से बोल रहे हैं। ओके, बताइए सर, कौन सा स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरा इंडिया होटल 829 का लिया हुआ है। 829? हाँ, 829 का। ओके, अच्छा। तो ये कितने दिन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा? सर, आपने जब लिया था तो आपने कितना समय देने का इरादा रखा था? ऐसे 3 महीना तक। 3 महीना का समय, ठीक है। बताते हैं क्या करना चाहिए। विनोद, चार्ट्स पे तो देखिए हम पिछले 1 महीने में देख रहे हैं ये 790 के ऊपर नहीं गया है। एक जोरदार डिप 718 का भी पिछले 1 महीने में हमने आता हुआ देखा है अराउंड 9th में। बट देन अब 8 to 9 लेवल्स के आपको बहुत ऊंचे लगते हैं विनोद खरीदारी के? क्या इनको और समय देना चाहिए? डेफिनेटली इनको मुझे लगता है और समय देना चाहिए। यहाँ से मुझे नहीं लगता फ्रेश बाय करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर वैल्यूएशन कंसर्न आता ही है, क्योंकि ये लेवल पे जो है इंडिया इनका जो होटल्स का जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम पे कंपेयर टू अदर जो इनके पीयर्स है। बट यस, जिस हिसाब से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, जिस हिसाब से इनके एडिशन हुए हैं नए प्रॉपर्टी, मुझे लगता है कि अगर ये एटलीस्ट 1 साल होल्ड करेंगे तो इनको ठीक ठाक रिटर्न बन सकता है। बट हैविंग सेड, मुझे लगता है चूंकि हम ये थोड़े सभी डल सीजन में भी आने वाले हैं, साइक्लिकल है, तो मानसून के पीरियड में आपको थोड़ा सा उधर फाइनल रेवेन्यू ये सब में इम्पैक्ट जाता है। बट नियर टर्म में मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा अंडर परफॉर्म करता रहेगा वैल्यूएशन कंसर्न की वजह से भी। बट ये लॉन्ग टर्म वाला भी प्ले है। नियर टर्म में मुझे लगता है ये इट वुड बी अ काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मर। तो ये है राय आपको इंडियन होटल्स पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुकुंद हैं हमारे साथ संभाजी नगर से इस वक्त। मुकुंद जी, बताइए क्या है आपका सवाल? देखिए, मेरे पास 150 सीमेंट्स लिए हुए 2900 पे और मार्जिन ट्रेड पे लिए हुए है। ठीक है, आई कैन होल्ड इट फॉर 9-10 मंथ्स। ठीक तो है, व्हाट शुड बी माय एग्जिट लेवल? ठीक है। तो मुझे दिखती है 4650, क्या वो सही है? ठीक है, तो 2900 के लेवल पे इन्होंने जो है वो सीमेंट्स लिया है 150 विनोद मार्जिन ट्रेड पे। 9 से 10 महीने का नजरिया ये चाहते हैं, बताइए क्या राय होगी? 9 से 10 महीने का आई थिंक मुझे लगता है होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है इसमें अपसाइड लेफ्ट है। इनका जो ग्रुप लेवल पर रिस्ट्रक्चरिंग होना था, जो स्पिन ऑफ किया है इसने, वो हो चुका है। अभी यहाँ से जो इनका पूरा जो फोकस है कंपनी का प्योरली इनका जो कोर बिजनेस पे है, जो इनको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो अभी ऑटोमेशन सेगमेंट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डेटा सेंटर से भी काफी अपॉर्चुनिटी आई है कंपनी की, राइट। तो मुझे लगता है पीछे होल्ड करके रखे। वैल्यूएशन वाइज भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आउट ऑफ वैक तो नहीं है, तो रीजनेबल वैल्यूएशन है। और मुझे लगता है आने वाले समय में नंबर्स भी अच्छे रहेंगे। तो 8 से 10 महीना डेफिनेटली आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है राय आपको बने रहने की फिलहाल सलाह, जो आपका नजरिया है यहाँ पर आगे भी और ज्यादा पोटेंशियल नजर आता हुआ। चलिए, इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। क्या आपको बेलराइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? बेलराइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी? ये एक ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की कंपनी है और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो शीट मेटल कंपोनेंट में है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू एडिशन का रूम बहुत ज्यादा नहीं होता है। आपके ओवरऑल रेवेन्यू में अगर देखें तो 20% रेवेन्यू जो है ट्रेडिंग बिजनेस से आ रहा है, जो कि कोई स्ट्रक्चरल बिजनेस नहीं होता है। ऊपर के स्तरों में कोई बायर्स है नहीं स्टॉक में, तो आगे वाले दिनों में भी आप एक डाउनसाइड देख सकते हैं स्टॉक को, और सेलिंग शायद से कंटिन्यूड भी रहे। मगर जिस हिसाब से आज सेलिंग है, पता चल रहा है बायर्स इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the eye. I am ICFI. Belief called
eye. Welcome to the eye, the ICFI. એ સંભાળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે હા એ સત્યાનાશ भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और चलिए अब रुक करते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। और ऑप्शंस के चैंपियन में आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। बाजार की चाल पे अपना टेक, क्योंकि एक्सपायरी के चलते काफी वॉल्टिलिटी हम देख रहे हैं, और उसके बाद अपनी आज की पिक बताइएगा। जी आज के ऑप्शन चैंपियन में हम MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का 6600 का जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रिकमेंड करना चाहते हैं। वहां पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिख रहा है डेली के चार्ट्स पर, और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन लोअर लेवल्स पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बुलिश साइड के हैं इस स्टॉक में, और जैसे ये 6600 के लेवल्स तोड़ेगा तो फर्दर अपसाइड के मूव हमें MCX में दिखाई देंगे। तो हमें नेक्स्ट मंथ जून मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को का 6600 का कॉल ऑप्शन बाय कर चलना है, जो करंटली अभी 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसको करंट लेवल्स पे भी बाय करके चल सकते हैं। इसमें हमें 205 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं MCX में वो आ रहे हैं 385 के। मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ जो आ रहा है वो आ रहा है 6000 रुपीज का, और टारगेट अगर अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो निकल कर आ रहे हैं 12000 रुपीज के। तो 6600 MCX का जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चलिए। आपकी रिकमेंडेशन में MCX है आज, जहां पर आप अधिकतम नुकसान जिसके लिए आपने आकलन किया है 6000 का, और मुनाफा 12000 का बता रहे हैं। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली लगाना होगा 205 का। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, रणनीति बताई दर्शकों को, और लगे हाथों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी, जहाँ पर FNO ट्रेडिंग में काफ़ी जोखिम हो सकता है, लिहाजा आपको सावधानी से इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, दर्शकों के सवालों के जवाब, और YouTube से अर्नब रॉय वेस्ट बंगाल से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। विनोद, इरेडा में खरीदारी कर रखी है और इन्होंने लगभग 190 क्वांटिटी ली है, अपनी बाइंग प्राइस बता रहे हैं 202, और नजरिए का कोई आइडिया नहीं दिया है। पोजिशनली के स्टॉप लॉस के साथ आप रुकने की सलाह देंगे, क्योंकि फिलहाल ये घाटे में है। जी अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है, लगभग 1 साल 1.5 सालों का, तो इसको होल्ड करके रखे, क्योंकि ये बहुत शानदार कंपनी है। फंडामेंटली आई थिंक ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है लास्ट कुछ सालों में, और आने वाले सालों में भी हमें पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी साइड है वहाँ पे गवर्नमेंट का एम है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल साइड में किया जाएगा, जो अभी 250 गीगावाट की, तो क्लियरली डबल होता हुआ दिख रहा है। उसके वजह से मुझे लगता है कि जिनका जो 25 से 30% का जो इनका लोन बुक ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहने वाला है, उसी हिसाब से अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। बट यस, हमारा कंसर्न इसमें वैल्यूएशंस का ही नहीं है, क्योंकि ये 2% का लेवल में रिटर्न ऑन एसेट बनाता है अभी कंपनी, और उसके कारण जो इसको जो वैल्यूएशन जो अभी TTM बेस पे मैं देखूं 4x पे है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है। उसके वजह से मुझे लगता है थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की वजह से करता रहेगा, थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है। बट यस, अगर आपका व्यू लंबी अवधि के लिए है तो आप इसमें बने रहें, आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई स्टॉक पे। अगला सवाल लेते हैं और हमारे साथ जोड़ते हैं रजनीश शर्मा जी को। रजनीश नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ सर। जी, आज जम्मू से बहुत सारे कॉलर हमारे तक पहुंच रहे हैं। बताइए रजनीश, क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया है? मेरे पास जियो फाइनेंस सर्विसेज के 1600 शेयर हैं। ठीक है। और मैं 3 से 5 साल की अवधि के लिए रखना चाहता हूँ। ठीक है। क्या फ्यूचर है? ठीक है। आपकी बाइंग प्राइस 308 रुपए की है ना? जी जी जी। ठीक है, तो फिलहाल नुकसान यहाँ पर होता हुआ विनोद
जियो फाइनेंस सर्विसेज में 1600 शेयर इन्होंने लिए हैं 308 के भाव पे। हमने देखा कि कल जो था स्टॉक का जो है उसने इंट्राडे हाई भी बनाया हुआ था लगभग 300 तक का। बताइए इनका नज़रिया चूंकि 3 से 5 साल की अवधि का है, तो जियो फाइनेंस में फिलहाल क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? अगर इतना लंबा नजरिया तो मुझे लगता है होल्ड करके रखे। इसमें प्रोस्पेक्ट कंपनी की काफी बेहतर है। आई मीन वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो लगभग 1.5 से 1.25 में प्राइस टू बुक वैल्यू पे वो ट्रेड करता, जो मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है। अभी रिसेंटली देखा 2 दिन पहले कंपनी को जो है इनका जो एमएफ बिजनेस का उनका क्लैरिटी मिल गई, राइट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बिजनेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस ब्रोकिंग के साइड में हो। ऑलरेडी इनका जो पेमेंट जो बिजनेस है वो लेंडिंग बिजनेस है वो काफी अच्छा कर रहा है। अब क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उसमें अच्छे खासा ग्रोथ दिखते मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 सालों में जब इस पे एसओपी किया जाएगा, अच्छा खासा वैल्यूएशन बन के निकलेगा। मुझे लगता है डेफिनेटली 5 साल बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है 5 साल से पहले आपको बहुत अच्छा रिटर्न इसमें दिखने को मिलेगा। ये जियो फाइनेंस में विनोद के मुताबिक ये रणनीति आपको अपनानी चाहिए। अर्जुन यादव जी का सवाल लेंगे, यूट्यूब के जरिए इन्होंने सवाल हमें भेजा है। विनोद, इन्होंने वोल्टास में खरीदारी कर रखी है, उनकी बाइंग प्राइस देखिए बहुत ऊंची भी है 1481, और 2 महीने काफ़ी शॉर्ट टर्म का इन्होंने जो है व्यू बना के रखा है। और जिस तरह से कीमतें अब 1250 के आसपास जा रही हैं, इनको रिटर्न एक्सपेक्टेशन को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि कब तक इनके बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा। और थोड़ी बहुत रफ्तार भी यहाँ पर हमने काउंटर में होती हुई भी देखी है, लेकिन 2 महीने का मोमेंटम भी क्या इनके बाइंग प्राइस के ऊपर इनको लेकर जाएगा? घाटा इनका काफ़ी ज़्यादा गहरा है। समर सीजन काफ़ी अच्छा होता है अमूमन इस तरह के सेक्टर्स के स्टॉक के लिए, जहां पर थोड़ा सा पानी फिरता हुआ ड्यू टू अर्ली मॉनसून हमने देखा है। बट उसके अलावा ओवरऑल पिछले 1 महीने में भी स्टॉक ने कुछ खास कमाई नहीं करा के दी है चार्ट्स के मुताबिक। क्या लगता है आपको? आई थिंक इतने नियर टर्म में 2 से 3 महीने का अगर व्यू है तो मुझे लगता है स्टॉक विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। मुझे नहीं लगता आपको बहुत बड़ी रिकवरी और बहुत बड़ी रिटर्न बनने वाला है, क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस अभी मार्केट शेयर अपने गेन करने पे है, जिसकी वजह से कंपनी आप देखेंगे तो प्राइसिंग वाइज कुछ प्राइस हाइक नहीं ले पा रहा है, जिसका सीधा अभी चूंकि कॉपर प्राइसेस ये सब भी जो है देखे इनपुट प्राइसेस बढ़े हैं, उसका सीधा असर आपको मार्जिन में दिखेगा आने वाले क्वार्टर में। प्रॉब्ली स्ट्रीट वही फैक्टरिंग कर रहा है, तो जिसके वजह से मुझे लगता है कि नियर टर्म से आई मीन 3 से 4 महीने में स्टॉक में भी मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्म करेंगे। अगर आपका नियर टर्म का अगर व्यू है वह 2-3 महीने का, तो मुझे नहीं लगता आपको रिटर्न बनेगा। जी, तो यहाँ पर ओवरऑल आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखना होगा। 2 महीने में चार्ट्स के मुताबिक यहाँ पर काफ़ी सारे कंसर्न स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर सामने आ रहे हैं। विनोद, शो को समाप्त करने का भी समय हुआ है, लेकिन जाने से पहले आपके डिस्क्लेमर्स जानना चाहेंगे। जी, जितने भी स्टॉक हमने आज डिस्कस करे हैं, मेरे कुछ भी स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में नहीं है, बट यस हमने क्लाइंट को सजेस्ट किए, हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। धन्यवाद विनोद, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, लाइव दर्शकों से आज बातचीत भी की। हम योर स्टॉक में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवाल लगातार हम अपने शो पर लाइव ले रहे हैं। जुड़ेंगे एक नए मेहमान के साथ और नई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज के साथ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सिर्फ खबर मत जानिए, बल्कि कंपनी को अंदर से पहचानिए। जब कारोबार होता है दमदार, तो शेयर भी दिखाता है रफ्तार। बैलेंस शीट के बड़े राज समझकर बनिए बाजार के बादशाह। बड़ी खबरों और ट्रेंड का गहराई से विश्लेषण मेरे साथ कीजिए डीप डाइव रिसर्च, रोज सुबह 9:45 बजे। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ए सांभाळ कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लई આવ્યો છે। हाँ ए सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम?
स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Hey Kia, take us to the big four. Open the sunroof. Presenting Garance Clovers, made for epic journeys. Kia, movement that inspires. कल जॉब इंटरव्यू है, जरा संभाल के। भरोसा रखो सर, ऐसा हेयर कट करूंगा, नौकरी पक्की। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ईटी नाउ स्वदेश का मकसद यही है कि पूरी तरह से जो आम निवेशक हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। कंपनी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन काफी हाई है। वेस्ट कोस्ट टर्मिनल से इसका 90% रेवेन्यू आता है, तो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल पे अगर कोई इशू होता है तो उसका भी इस कंपनी पर जो है असर पड़ेगा। इसी हिसाब से इसे अवॉइड कीजिए। इतना कोई सस्ता आईपीओ नहीं है। 90% रेवेन्यू 5 होटल से आता है। बिकॉज ग्रोथ नहीं है तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है और इनकी काफ़ी हद तक 2 या 3 सब्सिडरी नेगेटिव नेटवर्थ है। बेहद ठंडा रिस्पॉन्स आया है और ईटी नाउ स्वदेश का रिसर्च टीम का इम्पैक्ट भी आपके सामने देखने मिला। और हमने जो है हमारे जो आईपीओ एक्सपर्ट है शरण लाने ने इन दोनों कंपनीज के लिए अवॉइड कॉल भी दिया था। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी 24,750 के पास सपाट तो बैंक निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट। इंडिया विक्स करीब 6% टूटा। यूएस कोर्ट से ट्रंप टैरिफ खारिज होने से जोश में आईटी शेयर एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट, इन्फोसिस करीब 1 से 2% ऊपर को। फोर्ज, टेक महिंद्रा और एम्फैसिस भी मजबूत। मेटल शेयरों में भी खरीदारी। जिंदल स्टेनलेस, हिंद कॉपर और जीएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक और जिंदल स्टील में भी मजबूती। वहीं नतीजों के बाद सेल सपाट। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे से अवंती फीड्स, दीपक नाइट्रेट, नैटको फार्मा में 2 से 4% की तेजी। कमजोर नतीजों से बाटा, पॉलीप्लेक्स और बिरला सॉफ्ट पर दबाव। फाइनेंशियल शेयरों पर भी दबाव। जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी के टॉप लूजर्स में। चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस भी फिसले। रियल्टी शेयरों में बिकवाली का दबाव। गोदरेज, लोढ़ा, ओबरॉय 2 से 3% नीचे। शोभा और फीनिक्स पर भी दबाव। टाटा केमिकल्स और इंटरग्लोब एविएशन में टॉप मैनेजमेंट में बदलाव। टाटा केमिकल्स के मौजूदा डायरेक्टर एस पद्मनाभन बने नए चेयरमैन, तो इंटरग्लोब एविएशन ने पूर्व आईएएस विक्रम सिंह मेहता को बनाया नया चेयरमैन। और इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ समेत 5 लोगों पर सेबी का कड़ा एक्शन। इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में ट्रेडिंग से किया बैन। करीब 20 करोड़ रुपए भी जब्त किए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यो स्टॉक्स आप देख रहे हैं, मैं हूं प्रशांत, मेरे साथ हैं कविता। और शो का आधा पड़ावा पार कर चुके हैं। अब इस अगले 25 मिनट में हम आपके सामने तमाम आपके सवालों को लेंगे, बाजार पर भी एक चेक लेंगे। तो बाजार को अगर हम देखें इस वक्त, तो आप देखिए 24,750 के पास निफ्टी सपाट। बैंक निफ्टी में 150 अंकों की गिरावट। 55,250 के पास इस वक्त नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो से आप समझ पाएंगे कि कांटे की टक्कर है। जी हां, 1318 शेयर मार्केट ब्रेथ में अगर हम जाएं तो इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1284 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आज के बाजार में अहम
सेक्टर्स को देखें तो यूएस कोर्ट से ट्रम्प टैरिफ खारिज होने से आईटी शेयर जो है इसे पॉजिटिवली देख रहे हैं। इसके अलावा मेटल में भी आज मजबूती हमें देखने को मिल रही है। जिंदल स्टेनलेस, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हर तरफ इस वक्त हरियाली आपको देखने को मिल रही है। और इन सब के अलावा अगर हम देखें कि नतीजे अब जो आखिरी दौर के आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद अवंती फीड्स, दीपक नाइट्राइट, नेटको फार्मा, इन सभी स्टॉक्स में तेजी है। वहीं जो दबाव है बिरला सॉफ्ट पर, बाटा पर, पॉलीप्लेक्स जैसे स्टॉक्स पर आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल शेयर आज डाउन है, दिग्गजों की आज पिटाई हुई है फाइनेंस में। इसके अलावा रियल्टी शेयरों में भी मुनाफा वसूली है। और इंडसइंड बैंक की भी अहम खबर आपको बता दें, इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ समेत 5 लोगों पर सेबी का एक्शन है। और इन सब के बावजूद हो सकता है ये जो एक्शन नजर आ रहा है, सख्ती नजर आ रही है, उसको पॉजिटिवली फैक्टर इन करता हुआ ये स्टॉक का। सचिन गुप्ता 5 पैसा कैपिटल के हमारे पास इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें बताइए, कल एक दायरे में बाजार था, आज भी हम देख रहे हैं कि अहम लेवल्स को थामे हुए हैं, लेकिन वो जो आदत हो गई है ख़ास तौर पे हमें बाजार में, ख़ास तौर पे निफ्टी में साफ तौर पर जिन अहम लेवल्स की वहाँ से टूटता हुआ 25,000 तक का लेवल देखा और अब जो है 24,800 तक के भी लेवल थामे, लेकिन अब उसके नीचे लगातार फिसलता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखिए गहराई जो है बढ़ती हुई इस वक्त गिरावट की 200 अंकों की गिरावट हम इस वक्त देख रहे हैं। तो दोनों इंडेक्स पर राय दीजिए, आपकी क्या नजरिया बन रहा है? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल देखिए, मोमेंटम जो है वो ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक रेंज में ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी पे स्पेसिफिकली अगर फोकस करें तो 24,500 टू 25,000, ये विद इन दैट रेंज जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। 24,850, 24,900 तक अगर मार्केट पहुंचता है तो वहां से कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। वायर ऑन द लोअर साइड 24,600, 24,650 के आसपास से कुछ बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आती है। मुझे लगता है जब तक ये मेजरली रेंज में ही मूव करेगा तब तक बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम लाइक देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, जब तक रेंज लाइक ब्रेक होती है, जैसी ऑन दी हायर साइड अगर 25,000 या लोअर साइड में 24,500, तो एक बड़ा मूव जो है वो निफ्टी के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो जब तक ये विद इन दैट रेंज मूव करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए। इनकेस 24,850, 900 के आसपास मिलता है तो 25,000 के ऊपर के स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट इनिशिएट किए जा सकते हैं। पर ऑन द लोअर साइड में इनकेस 24,600, 650 के आसपास मिलता है तो 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय इनिशिएट किया जा सकता है। तो अभी के लिए इंडेक्स में यही रणनीति कंटिन्यू करनी चाहिए, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, जब तक ये इस ब्रॉडर रेंज में मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है तब तक के लिए। एंड बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी जो है वो हायर साइड में हम देख रहे हैं 55,600, ठीक है, इमीडिएट हर्डल, इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी लाइक क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड उसके चलते जो है वो हायर साइड से यहाँ पर भी जो है वो सेलिंग प्रेशर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोअर साइड में अगर हम देखें तो 55,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट अच्छा बना हुआ है एंड उसके नीचे वापस से लोअर साइड में एक नेक्स्ट सपोर्ट 54,700 पर भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है 55,000, 54,700 के, तब तक यहाँ पर भी जो है वो पॉजिटिव साइड के बायस रखे जा सकते हैं। बट इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल 55,600 के ही है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे पॉसिबली निफ्टी, बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो करीब मान के चलिएगा 56,500, 57,000 उस रेंज को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी के लिए दोनों इंडाइसेस जो है वो ब्रॉडरली रेंज में मूव कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके चलते जो है वो स्ट्रेटेजी वही रहनी चाहिए, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की। ये तो यहाँ पर दोनों इंडस्ट्रीज पर अपनी राय आपने बताई सचिन, लेकिन दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। इमरान खान मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? हैदराबाद से। ओके, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है इमरान जी? ये आरसीएफ का है मेरे पास, 600 क्वांटिटी लिया हूँ 180 में। 180 में ना? ओके। हाँ, ये शॉर्ट टर्म का लिया हूँ मेरे लिए, मैं 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ। 6 महीने तक? पूछिए। होल्ड करना है, एग्जिट करना है? बताते हैं आपको। ऑलराइट, सचिन, आरसीएफ 180 में इन्होंने खरीदा हुआ है, घाटे में है। पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑलमोस्ट 156 के लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 180 की इनकी बाइंग प्राइस है। बताइए कब तक ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, उसके ऊपर जाएगा? वेल मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज में स्टॉक के अंदर, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 वीक और
2 हफ्ते के लिए, बट उसके बाद में मोमेंटम जो है ऑन दी हायर साइड में 160 के ऊपर वो फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ नजर आ सकता है। सो 160 वही एक ब्रेकआउट लेवल हमें कंसीडर करना चाहिए, और उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होते हैं तो 170 180 तक के भी लेवल पॉसिबिलिटी देखने को मिलने चाहिए। अभी के लिए लोअर साइड में जो सपोर्ट बना हुआ है वो इमीडिएट बेस नियर अराउंड 142 के आसपास में बना हुआ है। मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं 142 बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, देवाशीष चक्रवर्ती हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवाशीष कहां से बात कर रहे हैं? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूं। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या मदद करें हम आपकी? मैं कॉन्कोर का क्वांटिटी 70 क्वांटिटी है, बाई प्राइस 847 है। मैं उसको अभी 1 साल तक होल्ड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, बट मेरे को एडवाइस चाहिए कि एग्जिट करके दूसरे किसी में इन्वेस्ट करूँ या होल्ड करूँ, क्योंकि इसकी सेक्टर की प्रॉमिसिंग हमको पता नहीं चल रहा। ठीक है, चलिए देवाशीष दा आपको हम बेहतर राय देते हैं। कॉनकॉर सचिन 847 की इनकी बाइंग है और इनकी बाइंग से नीचे है फिलहाल ये स्टॉक। 5000 का ही नुकसान फिलहाल ये झेल रहे हैं। हालांकि ये 2 तरह की राय चाह रहे हैं। पहला तो ये है कि ये 1 साल और इसमें इंतजार कर सकते हैं और अगर कोई पोटेंशियल दिख रहा है इनकी बाइंग प्राइस से। दूसरा ये है कि अगर यहां से एग्जिट होना है या किसी उछाल पे एग्जिट होना है तो आप बताइए कि फिर इससे मिलती जुलती या कोई और कंपनी में अगर इनको पैसे डालने हैं 1 साल के लिए तो वो कौन सी होगी? अगर ओवरऑल देखें थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम का चार्ट, तो स्टॉक के अंदर जो है वो शार्प फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था, और उसके बाद में अभी इमीडिएट बेस बनाने के बाद अराउंड द लेवल ऑफ 620 स्टॉक जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा था। मुझे लग रहा है ये एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है स्टॉक के अंदर, एंड पॉसिबली अपमूव जो है वो फर्दर और कंटिन्यू होना चाहिए। 1 साल की अवधि का नजरिया लेके चल रहे तो मेरे हिसाब से इसी स्टॉक में बने रहने चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं 730 के आसपास के एक हर्डल्स को ब्रेक करने के बाद में स्टॉक के अंदर एक टर्न अराउंड आया है। पॉसिबली मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है वो फर्दर और कंटिन्यू रह सकता है। ऑन दी हायर साइड में अभी के लिए इमीडिएट टारगेट मुझे 820 तक के लिए लग रहे हैं। अराउंड दैट लेवल्स हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए और उसके बाद में वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एंड 820 ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टारगेट स्टॉक के अंदर करीब 880 और 890 तक के भी हो सकते हैं। तो अभी तो मेरे हिसाब से बने रहने की सलाह ही दूंगा मैं इस स्टॉक के अंदर। चूंकि 1 साल का नजरिया ये लेके चल रहे हैं तो इसलिए अभी के लिए स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा इसमें, और स्टॉप लॉस रहेगा 730 बिलो का ही। तो 730 के बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए। पहला टारगेट 820, आफ्टर दैट 880 890 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पॉसिबल। ये होल्ड करिए, पहला टारगेट 820, उसके बाद अगर आप रुकते हैं तो यहाँ पर 860 उसके पार के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। मीनू रजनकर मेरे साथ फोन लाइन पर हैं मुंबई से। नमस्कार। नमस्ते, कैसी हैं मैम आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। बताइए मैम, किन स्टॉक्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? Yeah, my question is, I want to ask about Asian Paints. Right. I had bought Asian Paints at the rate of 2477. Sure, okay. और मैंने 30 शेयर्स लिए हैं जी। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसको रिटेन करना है क्योंकि इसका लॉस थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो सीजनल बाय के हिसाब से लिया था मैंने। ओके, आई कैन होल्ड इट टिल 6 months. ओके, तो शुड आई होल्ड इट और शुड आई बुक इट आउट? ठीक है, क्या करना है, निकल जाओ इधर से। ओके, क्या और कोई स्टॉक है आपका? हाँ, और एक स्टॉक है मेरा। शुड आई आस्क? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, तो अदर स्टॉक इज VBL, वरुण बेवरेजेस का है जी, विच आई, यस मैम। हाँ हाँ बताइए क्या बाइंग प्राइस है? तो बाइंग प्राइस 553 है उसकी। और क्वांटिटी मैंने 50 शेयर्स बाय किए हैं। ये भी मैंने सीजनल बाय किया था, ये पीक देख के आ चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उससे मैं निकल नहीं पाई। एंड देन आफ्टरवर्ड्स तो ये तो प्लीज हाईलाइट कीजिए क्या करें। ठीक है, दोनों में ही पोजिशनली हम यहाँ पर आपको 4 से 6 महीने का एक व्यू बताने की कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट के जरिए। थैंक यू अपना सवाल पूछने के लिए। सचिन बताइए, एशियन पेंट्स और 2477 की इनकी बाइंग प्राइस है।
वेल एशियन पेंट में तो कंटिन्यूसली वीकनेस बनी हुई है। रिसेंटली हमने एक रिकवरी मूव अटेम्प्ट होता हुआ जरूर दिखा था अराउंड द लेवल ऑफ 2150 के आसपास से, और स्टॉक करीब 2480 के आसपास तक पहुंचता हुआ नजर आया था। उसके बाद वापस से एक सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ स्टॉक में नजर आया है। ओवरऑल भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक वीक मोमेंटम ही कंटिन्यू कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस के अंदर मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से हायर साइड से वापस से एक पुल बैक हमें देखने को मिला है 2480 से, उसके बाद में अभी लोअर साइड में करीब 2240 वही एक इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के अंदर नजर आ रहा है। और अगर 2240 के ये लेवल्स ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबली 2150 और इवन 2100 तक के लिए भी स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। सो अगर इनका नजरिया लाइक 1 से 2 साल की अवधि का है तो मेरे हिसाब से एक बार जो है इमीडिएट जो बेस है करीब 2100 के आसपास का, उसके स्टॉप लॉस तो होल्ड कर सकते हैं। बट अगर छोटी अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो पोजीशन से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए और बाय डिप पर जो है वापस से एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं VBL की, एंड VBL में भी चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े से वीक ही हुए हैं। अगर इमीडिएट हम देखें पिछले 3 से लाइक 4 हफ्ते का व्यू, तो स्टॉक ने जो है वो अपना लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस बनाता हुआ नजर आया है। अभी के लिए जो है वो प्रायर सपोर्ट्स भी स्टॉक ने ब्रेक किए हैं, वो सपोर्ट लेवल्स नियर अराउंड 490 500 के आसपास में थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी स्लाइड और वीकनेस बढ़ सकती है। लोअर साइड में पॉसिबली अभी के लिए इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए करीब 460 450 हो सकते हैं, और अगर वो फर्दर लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो जो करेक्शन है वो करीब 430 तक के लिए भी एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो दोनों ही काउंटर्स में मेरे हिसाब से तो पोजीशंस एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एशियन पेंट में जरूर बाय एंड डिप्स देख सकते हैं, तो अगर इन केस अगर अभी एग्जिट करते हैं पोजीशंस और 2100 के आसपास वापस मिलता है तो फिर वहां से इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशंस। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे। मुकुंद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनका एक सवाल रह गया था तो उन्होंने दोबारा हमसे संपर्क किया। मुकुंद जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मुकुंद, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी। हाँ, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, हीरो मोटोकॉर्प पे मार्जिन ट्रेड लिया हुआ है 125 शेयर्स एट 3750। ठीक है, कब तक होल्ड करें? 8 से 10 महीने होल्ड कर सकता हूँ, एग्जिट लेवल बताइए। ठीक है, तो 8 से 10 महीने का नजरिया लेकर हीरो मोटो में भी चल रहे हैं। मार्जिन ट्रेड लिया है उन्होंने 3750 पे। सचिन, बताइए क्या राय होगी? ये ब्रेकआउट के पास ही है स्टॉक, और स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 4450 के। मुझे लग रहा है जैसे 4450 के ऊपर स्टॉक निकलता है, पॉसिबली जो टारगेट है वो करीब 4700 तक हमें देखने को मिलना चाहिए। सो यहाँ पर भी बने रह सकते हैं। 5 से 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कीजिएगा। आपकी कॉस्ट जो भी 3700 के आसपास की है, एक स्टॉप लॉस रिवाइज करके अराउंड 3970 ये प्लेस कीजिए। 3970 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 4460 इज अ ब्रेकआउट लेवल, ब्रेक होते ही 4600 4700 वो टारगेट टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बने रहने की सलाह यहाँ पर, आगे के लेवल्स भी आपको बता दिए गए। चलिए, इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ सचिन गुप्ता हमारे आज के एक्सपर्ट बने हुए हैं। और सचिन, आपको बहुत दर्शक यूट्यूब पर देख रहे हैं, एक एक करके अपने सवाल भी छोड़ रहे हैं। संगीता जी हमें यूट्यूब पर देख रही हैं और इन्होंने IFCI में खरीदारी कर रखी है। सचिन, इनकी बाइंग प्राइस मैं आपको बता दूं, ये कह रही हैं कि इन्होंने लगभग 43 के भाव पे खरीदारी कर रखी है और अब आगे इन्हें क्या करना चाहिए IFCI में, इनको बताइएगा। इनका नाम माफ कीजिएगा, रानी है, संगीता रानी नाम है इनका, और दिल्ली से सवाल भेजा है। ऑलराइट, काफी अच्छे लेवल से बाइंग है इनकी। वेल, सबसे पहले तो बधाई हो इनको, इतने अच्छे लेवल से बाइंग करने के बाद में भी होल्ड किए हुए हैं अभी तक पोजीशंस को। एंड करीब स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अभी के लिए ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल जो प्रायर जो फॉल था स्टॉक का करीब 92 से लेके 37 का, उसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स निकाले तो करीब 61.8% के गोल्डन रेशियोज के लेवल है 70-71 के आसपास के, वो फर्दर लेवल्स इवन ब्रेक हो चुके हैं और उसके ऊपर ही स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे इनको लॉक करना चाहिए और रिमेनिंग पोजीशंस चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। उस पोजीशंस में स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा इनको नीचे में करीब बस 64 की रिवाइज्ड स्टॉप लॉस के साथ में रिमेनिंग पोजीशंस होल्ड कीजिए और बाकी पार्शियल प्रॉफिट लॉक कीजिए एट करेंट मार्केट प्राइस। और जो पोजीशंस होल्ड करेंगे उसके लिए नेक्स्ट टारगेट आप स्टॉक के अंदर रख सकते हैं करीब 78 to 80 का। सो 80 रुपए के आसपास अगर वापस प्राइसेस ऑन दी हायर साइड में कंटिन्यूएशन जिस तरीके से है वो मिलते हैं तो रिमेनिंग पोजीशंस को बुक कर लीजिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई।
प्रदीप कुमार जैन हैं, गुवाहाटी असम से हमारे पास इस वक्त फोन लाइन पे। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग। मेरे यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के शेयर है 80 1410 के। ठीक है, तो उन्हें क्या भविष्य में क्या रखना चाहिए ना अभी निकल जाना चाहिए? चलिए 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं? ठीक है, 4 से 5 महीने का नजरिया है इनका और अच्छे प्रॉफिट में है। 1410 पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। सचिन बताइए, यूनाइटेड स्पिरिट्स कैसा लगता है 4 से 5 महीने के हिसाब से? ये पूछ रहे हैं कि क्या बने रहें या निकल जाएं? वेल इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट करीब 1495 के लेवल का है। मुझे लगता है जब तक वो सपोर्ट के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, पोजीशंस में बने रह सकते हैं। तो जो भी पोजीशंस है उसमें 1495 के बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड कीजिए। और ऑन दी हायर साइड 1550 जैसे अगेन ब्रेक होते हैं ये लेवल्स, तो फिर पॉसिबली मोमेंटम जो है करीब 1640 1650 इन लेवल्स तक देखने को मिलना चाहिए। तो अराउंड दैट लेवल्स प्रॉफिट लॉक करने की सलाह दूंगा। अभी के लिए पोजीशंस में बने रहिए, बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा 1495 के बिलो का। चलिए यूट्यूब पर से विजेंद्र जी का सवाल लेंगे। अदानी विल्मर में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और सचिन अपनी जो बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं, इनकी बाइंग प्राइस लगभग 334 है और विजेंद्र जी का नज़रिया 12 से 18 महीने का है। अदानी विल्मर 680 क्वांटिटी है इनकी और बाइंग प्राइस 334 है। WL में 63 के आसपास अभी मूव कर रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर्स जो है वो वीक ही है। हर एक पुल बैक मूव के बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। ऑन दी हायर साइड में मल्टीपल हर्डल्स हैं। अभी के लिए अगर मैं देखूं चार्ट्स पर तो 273 वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इनकेस अगर वो ब्रेक होता भी है तो 282 के आसपास में एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी इंटैक्ट है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, टॉप से वापस सेलिंग प्रेशर लाइक इनिशिएट होता हुआ स्टॉक के अंदर दिखता है। और ऑन द लोअर साइड में अगर हम देखें तो करीब 250 255 के आसपास से जो है वो एक बाइंग भी नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 275 टू 255 विद इन दिस 20 रुपीज की रेंज में जो है वो स्टॉक उस टाइम से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड 275 इन केस अगर इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर ब्रेकआउट। अदरवाइज ये रेंज कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है फॉर द कमिंग डेज के लिए भी। मुझे लगता है पोजीशंस में अभी के लिए एटलीस्ट बने रहें, बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एक फॉलो करें 255 बिलो का। उसके बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में बने रह सकते हैं। इनकेस अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है, उस 255 के लेवल्स लोअर साइड में ब्रेक होते हैं, तो फिर पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके स्टॉक पे। चलिए कुछ स्टॉक हमारे पास आए हुए हैं खासतौर पे यूट्यूब पे। लक्ष्मी नारायण जी का एक सवाल है और BDL पे राय जानना चाहते हैं। 26 शेयर हैं इनके पास, 1460 के रेट पे इन्होंने लिया हुआ है। और इनका एक और स्टॉक है भेल, ये इन्होंने 74 शेयर लिए हैं 285 के भाव पे। तो BDL 1460 सचिन और भेल 285, दोनों पर राय दीजिए। वेल डिफेंस स्टॉक्स में तो अच्छा खासा मोमेंटम है। स्पेसिफिकली अगर BDL की भी हम बात करें तो प्रायर कुछ रेजिस्टेंस ब्रेक हुए थे करीब 1800 के आसपास में स्टॉक। उसके बाद में स्टॉक प्राइसेस हायर साइड में सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी मेजर लेवल्स थे जो कि ब्रेकआउट देने के बाद में प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से BDL में तो बने रह सकते हैं। अभी भी अपसाइड में मुझे लगता है करीब 2200 तक के लेवल्स जो है वो टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो BDL में बने रहने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा लोअर साइड में, एक वो रहेगा 1750 का। तो 1750 के अभी के लिए स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए 2200 के टारगेट के लिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं BHEL की। एंड BHEL में देखें तो लाइक पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी जो है वो इनिशिएट होता हुआ नजर आया। 230 के आसपास में यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, वो लेवल्स ब्रेक हुए और उसके बाद में ऑन दी हायर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो करीब 255 के आसपास में बना हुआ था वो भी फाइनली ब्रेक होता हुआ नजर आया। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुए हैं अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम्स भी अच्छे इनिशिएट होते हुए नजर आए। मुझे लग रहा है कमिंग डेज में मोमेंटम फर्दर और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। और हायर साइड में वही 280 284 के आसपास के लेवल्स बन रहे हैं जो कि इनकी कॉस्ट के अराउंड के लेवल्स रहेंगे। आराम मेरे हिसाब से अभी के लिए पोजीशंस को मैं होल्ड कीजिए 280 284 के टारगेट्स पॉसिबिलिटी लग रहे हैं। अराउंड दैट लेवल्स एक बार स्टॉक को वापस से रिव्यू करेंगे और फिर फर्दर टारगेट्स प्रेडिक्ट करेंगे। बट अभी के लिए स्टॉक में बने रहिए और स्टॉप लॉस करीब 255 का आप प्लेस कर सकते हैं आपकी पोजीशंस में। चलिए तो ये है राय आपको मिलती हुई भेल पे और आपके बाकी स्टॉक पे। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना ही समय था, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए नंबर्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए। हम उन सवालों को आगे वाले शोज में शामिल करेंगे। सचिन आपसे विदा लें उससे पहले डिस्क्लेमर दे देंगे।
बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किया हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका अपना कीमती समय देने का और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने का। चलिए इसी के साथ यो स्टॉक में आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे और कविता को आप इजाजत दे सकते हैं। ब्रेक के उस पार विश्वमोहन हमारे सहयोगी जुड़ेंगे आपके साथ और आपको कमोडिटी बाजार की हर अपडेट जानने को मिलेगी। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।